हर हर महादेव। वेलकम ऑर्गेनिक बाबा चैनल। चंद्रदेव पांडे। बच्चों, 12th के स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपको। और बहुत डिमांड पर, बहुत ज़्यादा डिमांड पर यह क्लास में लेकर के आया हूं कि 12th के सिलेबस, खास करके केमिस्ट्री सिलेबस का पोस्टमार्टम कैसे किया जाए, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। किसी भी एग्जाम में उसको क्रैक करना होता है, उसमें ज़्यादा नंबर पाना होता है। उसके लिए आपको यह जानना कम जरूरी होता है कि क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा ये जानना जरूरी होता है कि क्या आपको नहीं पढ़ना है, यानी क्या आपको छोड़ देना है। तो जो पैटर्न है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री का जो पैटर्न आया है 2024 का सीबीएसई बोर्ड ने जो जारी किया है अपनी साइट पर, उस पर बात कर लेते हैं। हालांकि अब दशहरा हो चुका है, लेकिन कहते हैं कि ठंडी की रातों को जिसने सो के बिता दिया, क्या वो कभी टॉप कर सकता है? नहीं, कदापि नहीं। तो ठंडी की रातों में मेहनत कीजिए। चल बात करते हैं। तो केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में आपका दो टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, एमसीक्यू और दूसरा आने वाला है सब्जेक्टिव। एमसीक्यू और सब्जेक्टिव, ये दोनों मिला करके 70 मार्क्स का रहेगा। पहले भी रहता था। और टोटल कितने मार्क्स का रहता था बताओ? 100, जिसमें 30 आपका माइनस हो गया प्रैक्टिकल का। तो 30 माइनस हो गया तो कितना बचा? 70। तो यहां पर बात हम कर रहे हैं कि 30 मार्क्स के लिए आप प्रैक्टिकल पर फोकस रहेंगे। प्रैक्टिकल की क्लास के बारे में एक वीडियो आपको हम देंगे, और हमारे इसी ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर बहुत से लास्ट ईयर के बच्चों के रिकॉर्डिंग वीडियो पड़े हुए हैं, उनको देखिए। और एक मैं समरी थोड़ा सा बड़ा वीडियो बना के दूंगा, खास करके स्टूडेंट्स के लिए, कि कैसे प्रैक्टिकल को तैयार हो, उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स कम टू द पॉइंट। क्या बात कर रहे हैं? एमसीक्यू। तो एमसीक्यू हमारा जो आ रहा है वो जो है 12 मार्क्स का आ रहा है, 12 नंबर का आ रहा है। और जो रिमेनिंग आपके क्वेश्चंस हैं, उसमें रीजनिंग और असर्शंस हैं। 4 मार्क्स के रीजनिंग है, असर्शन है, और 8 मार्क्स के केस बेस्ड है। तो ये टोटल, अगर हम एमसीक्यू में टोटल कितने नंबर का हुआ, जरा जोड़ के बताना। टोटल कितने मार्क्स का हुआ? जोड़िए। 24 हुआ कि नहीं हुआ? 24 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा। 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। जब मैं क्लास ले रहा था नवोदय में, किसी बच्चे ने कहा 25 नंबर का आ रहा है सर। हमने कहा नहीं, अरे जोड़ना घटाना तो सीख लो सही से। 24 मार्क्स का आ रहा है 1 मार्क्स क्वेश्चन। 1 मार्क्स। अब सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिव में क्या होता है? 1 मार्क्स के तो इधर हो गए, तो ये 2 मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे, 5 मार्क्स के होंगे। अभी लास्ट ईयर जब मैं सीबीएसई की कॉपी चेक करने गया था लखनऊ, तो वहां जो है 2, 3, 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमको मिले थे। और उसका भी वीडियो मेरे इसी ऑर्गेनिक बाबा चैनल पे पड़ा हुआ है, आप एक बार जाके देख लीजिए। कॉपी के साथ हमने हाउ टू अटेम्प्ट बोर्ड पेपर, हाउ टू गेन
70 मार्क्स आउट ऑफ 70, वो भी हमने डिस्कस किया है। तो यहां हम बात कर ले रहे हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वैसे 2, 3, 5 डिस्कस किया है। तो ये हो गया एग्जाम का पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न में एक बार एमसीक्यू वाले में फिर आप ध्यान दीजिए, 12 क्वेश्चन सीधे एमसीक्यू होंगे, एक एक नंबर के होंगे। इनको तो आपको पढ़ना पड़ेगा, हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन कम से कम, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे रहेगा। फिर 4 रीजनिंग असर्शन। रीजनिंग असर्शन क्वेश्चंस आईएएस से, यूपीएससी से उठाया जाता है, यूपीएससी से इसका कॉन्सेप्ट बना था, फिर गेट जैसे एग्जाम में इसका कॉन्सेप्ट बना था। इसमें आपको पढ़ना होता है, समझना होता है, इसकी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। और एग्जाम्पलर जैसी बुक में इससे खूब क्वेश्चन दिए गए हैं। और 8 आपके केस बेस्ड स्टडी, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, केस बेस्ड स्टडी। अरे कोई केस वोस नहीं लगता है जी, केस के चक्कर में मत पड़ना। ओह केस क्या है जी, एक पैसेज रहेगा बड़ा सा, और उस पैसेज को पढ़ना होगा, अब पढ़ के समझना होगा, और जैसे आप पढ़ के समझ लेंगे आपसे क्वेश्चन नीचे पूछेगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं उसी को पैसेज में ढूंढते हैं। ऐसा नहीं, हिंदी में अपठित गद्यांश जो होता था उसी को यह कहते हैं केस बेस स्टडी क्वेश्चन। एनसीईआरटी को जितने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है उसी के पैसेज से ही पूछा जाता है। जैसे SN1 SN2 से उठा लिया, ऐसे ही नष्ट इक्वेशन से उठा लिया, डीएफ ब्लॉक, जहां थियरी अच्छी होगी वहीं से अपठित क्वेश्चन, केस बेस स्टडी क्वेश्चन पूछा जाएगा। गलत नहीं होगा, थोड़ा सा आप पढ़ के जाएंगे बिल्कुल सही जाएगा, श्योर। अब बात कर लेते हैं कि आपकी केमिस्ट्री डिवाइड किस में है। तो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। 12th की केमिस्ट्री इन 3 चीजों में डिवाइड है। बच्चे मार्कर देने जा, इन 3 चीजों में डिवाइड है। तो अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल में। फिजिकल में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो अब इलेक्ट्रो में क्या पूछा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है। हालांकि मैं इलेक्ट्रो की क्लास अभी नहीं ले रहा हूं, लेकिन इलेक्ट्रो में जो सिलेबस आप में दिया हुआ है, पहली बात तो इलेक्ट्रो की मार्किंग जान लीजिए। तो इलेक्ट्रो आपका 7 मार्क्स का पूछा गया है, ठीक। और इसमें आपको डिफरेंट टाइप के सेल्स, कोहल-राउल्स लॉ, नस्ट इक्वेशन, इसी में दिया हुआ है, ये सब पूछे जाते हैं। और बैटरीज, ये इंपॉर्टेंट चीजें हमने लिखी हैं, है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन सिर्फ आप सेल्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं और ई सेल निकालना आप जान जाते हैं, ऑक्सीडाइज माने रिड्यूस, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिएक्टिविटी देख लेते हैं, कौन सा राइट डायरेक्शन में जाएगा, कौन सा लेफ्ट में जाएगा, कौन सा ऑक्सीडाइज करेगा, कौन सा रिड्यूस करेगा, कौन सा ऑक्सीडेंट होगा, कौन सा रिडक्टेंट होगा। रिडॉक्स रिएक्शंस इसका बेस है जो 11th में आप पढ़ चुके हैं, डरिए नहीं, बहुत आसान है, करेंगे, अच्छे से करेंगे। और ये भी जान लीजिए कि टोटल इकोनॉमी ऑफ द इंडिया डिपेंड टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अरे बैटरी और इन्वर्टर नहीं होगा तो दुनिया बंद हो जाएगी। इंडिया है क्या, दुनिया बंद हो जाएगी, समझे। जो रात को पढ़ रहे हो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, 7 मार्क्स है। दूसरा आपका आता है इसी में, चलो बात कर लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स जैसा नाम है, केमिकल रासायनिक बलगल की केमिकल काइनेटिक्स। इसमें इंट्रोडक्शन में आपका मॉलिक्यूलरिटी,
ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और इनका हाफ लाइफ, रेट कांस्टेंट आर, ये सब पूछा जाता है। और इसी में आता है ग्राफ, ग्राफ को पूछा जाता है इसका। अर्हेनियस इक्वेशन के इक्वल टू क्या होता है, ए ई की पावर माइनस ई ए अपान आर टी, ये सब पूछा जाता है। इसी में एक चीज और पूछा जाता है बच्चे, वो है थियरीज। कौन सी थियरीज हैं? कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, रेट लॉ, एक और थ्योरी है इंटीग्रेटेड थ्योरी है जिसमें इंटरमीडिएट बनता है, RRKM थ्योरी है। तो ये सब थ्योरी इस पर पूछी जाती हैं। थ्योरी में क्या चेंज किया जाए, रिएक्शन में कैसे काइनेटिक्स का क्या यूज है, इसमें कैटलिस्ट का क्या यूज है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। और इसके बाद में एक चैप्टर है सॉल्यूशन, यही बता देते हैं सॉल्यूशन, ये बहुत बेसिक। इसमें मोल क्या है भाई, मोलैरिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, ये सब टर्म्स हैं सॉल्यूशन के टर्म्स। सॉल्यूशन के टर्म्स नहीं समझ पाए फिर सॉल्यूशन नहीं समझ पाओगे, है ना। जैसे बैंड वाला, बैंड बजने से पहले एकदम डमरी, उधर नगरची, उधर अपना हारमोनियम, उधर बैंड जो सब सेट करता है, वैसे यहाँ पे मोल, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ये सब सेट होता है। और कई बार वाइवा में नॉर्मेलिटी पूछ लेता है एग्जामिनर, व्हाट इज नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोलिक्यूल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज नॉर्मेलिटी। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं हेनरी लॉ, हेनरी लॉ, हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ, तो भैया राउल्ट्स लॉ से तो शादी कर लिया है। कौन? पेपर बनाने वाला। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका हार्ट है, लेकिन सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं। दो चीजें सिर्फ जान लो, अच्छे से पढ़ लो। एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दो चीज पढ़ लो। उसके बाद में है वांट ऑफ फैक्टर, तो फिजिकल केमिस्ट्री की यही 3 चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है हमने लिख दिया, वैसे आपके बुक्स में ये तीनों चैप्टर अच्छे से दिए हैं, लेकिन उसको हमने समरी किया है जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हमने चेक किए हैं, जो हमने प्रयास किया है, जो भी अब लास्ट ईयर का हमारा 10-12 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे हमने एनालिसिस करके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रही हैं उनको हमने बताया है। बट यहाँ जो हम बात करते हैं वो किसकी बात करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे कि बच्चों आप जब भी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ें तो फार्मूलों की लिस्ट बनाइए। इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फार्मूलों की लिस्ट बनाइए, फार्मूले की लिस्ट बन जानी चाहिए। ध्यान से देखेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में 10 फार्मूले होंगे, 10 फार्मूले पे 5 क्वेश्चन लगा लीजिए सुबह सुबह। मैथमेटिक्स सिंपल फिजिक्स के जैसे। 10 into 5 कितने क्वेश्चन हो गए? 50। फिर आप चले जाइए काइनेटिक्स के बाद में इलेक्ट्रो में 10 फार्मूले हैं अच्छे, 5 क्वेश्चन, हर एक फार्मूले पे 5 क्वेश्चन लगाइए, 50 क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन में आइए, 10 फार्मूले हैं, 5 क्वेश्चन लगा लीजिए, हर एक फार्मूले पे 5 क्वेश्चन और 50, 150 क्वेश्चन आप लगा लेंगे। अगर आपने 150 क्वेश्चन लगा लिया
तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये पहला आपका 7 और 9 मार्क्स के जो तीनों आ रहे हैं, 7 मार्क्स का है, 9 मार्क्स का है और 7 मार्क्स का है। ये काइनेटिक्स है, ये इलेक्ट्रो है, ये सॉल्यूशन है। इन तीनों में से अगर आपने ये न्यूमेरिकल लगा लिए, न्यूमेरिकल टर्न कर लिया आपने, तो आपको ये टोटल कितने मार्क्स की हो गई? 7 7 14, 7 3 21 और 2 23 मार्क्स आपके पक्के हो गए। पक्के पक्के। मेहनत कम नहीं करना है, उम्मीद कम रखना है और मेहनत ज्यादा करना है और खुद से वादा करना है कि ये न्यूमेरिकल लगाने। लेकिन ये न्यूमेरिकल अभी नहीं बताया कहां से लगाने हैं। इसमें से 5 में से दो आप अपने एनसीईआरटी से लगाते चले जाइए हर फार्मूले पर, और 3 प्रीवियस ईयर के आए हुए। कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा और आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, उसी में से आ जाएगा। जी। तो फिजिकल केमिस्ट्री में डर खत्म हो गया। जी बिल्कुल। अब फिजिकल केमिस्ट्री में अगर कोई क्वेश्चन आपको करना है, तो क्वेश्चन पूछा गया सपोज दैट, तो पहला तो ये 5 मार्क्स का आ गया। तो अगर आपने फार्मूला लिख दिया कि कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है, तो 1 मार्क्स वहीं पर मिल जाएगा। फार्मूला लिखते ही 1 मार्क्स हो जाता है। सेकेंड, आपने फार्मूला में वैल्यू भी पुट कर दी, 1 मार्क्स फिर हो गया। जी। हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं, वैल्यू पुट करके आपने सॉल्व किया, 1 मार्क्स। आपने आंसर निकाल लिया, फिर 2 मार्क्स। टोटल आंसर आते ही 5 मार्क्स आपका हो गया। और कुछ लोग आंसर नहीं निकाल पाते हैं और प्रोसेस सही है। हम लोग सोचते हैं, टीचर सोचता है कि चलो बच्चे ने एफर्ट तो किया, एफर्ट किया है, तो कहने का मतलब है कि न्यूमेरिकल के हर एक स्टेप पर आपको मार्क्स मिलते हैं। सर इसमें नंबर ज्यादा काटते कहाँ पर हैं? नंबर इसमें काटने का चांस कहीं नहीं है, बस यूनिट और आंसर अगर आपका नहीं है तो दिक्कत है। फार्मूला गलत है तो नंबर नहीं मिलेगा। जी। क्योंकि स्टार्टिंग में फार्मूला आपका सही होना चाहिए। जी। जैसे रिएक्शन पूछ रहा है फर्स्ट ऑर्डर, तो फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर का ही लिखना है। जी। अगर आपने 0 ऑर्डर का फार्मूला लिख दिया तो टीचर देखते ही समझ गया कि ये तो काम का बच्चा ही नहीं, पूरा कट गया फिर वहां। तो फार्मूला आपका सही होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको रीड कीजिए कि इस क्वेश्चन पर कौन सा फार्मूला लगेगा। अगर इतना समझ गए, फार्मूला समझ गए, तो आप एंट्री मार लेंगे। फार्मूले के बाद में वैल्यू पुट करना है, वैल्यू के बाद में सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आंसर निकालना है। आंसर ना भी निकला तब भी 5 में 4 आपके हो गए। 4 तो हम लोग देके आते ही। तो फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ज्यादा सा न्यूमेरिकल करना है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, थोड़ा न्यूमेरिकल कर लेना है, डरना नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, बायोलॉजी वाले बच्चे ये पार्ट छोड़ देते हैं, कम नंबर पाते हैं। अब मैथ्स वाले बच्चे इसमें अच्छा कर लेते हैं, तो इसलिए बायोलॉजी वाले बच्चों को स्पेशली इस पे फोकस करना चाहिए, इस पे स्पेशली फोकस करना चाहिए। केमिस्ट्री की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक स्कोरिंग पार्ट है। इनऑर्गेनिक कोई भी करता है, और जब ऐसा पार्ट जिसमें सब व्यक्ति कर रहा हो और बच्चा कर ना पाए, कोई स्टूडेंट कर ना पाए, तो फिर उसको नीचे जाना है। 70 में 70 नहीं पाना, इसलिए इसको तो 100% करना है। तो इसमें 2 टॉपिक हैं, डीएनए ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन। तो डीएनए ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन 7 मार्क्स के हैं, भी 7 मार्क्स का है और ये भी 7 मार्क्स का है, जो मेंशन किया है सीबीएसई ने। डीएनए ब्लॉक में आपको पढ़ना है सबसे पहले 3D सीरीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कलर, मैग्नेटिक पावर, ठीक है, इंथैल्पी,
इस पर क्वेश्चंस को पाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ गया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यट्टरबियम, जिरकोबियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नेशियम, रुटेनियम, रोडियम, पैडमियम, सिल्वर, कैडमियम, ये समझ गया, उसको दिक्कत नहीं। और एफ ब्लॉक की जब बात कर लेते हैं तो एफ ब्लॉक में क्या आता है कि एफ ब्लॉक में दो सीरीज है जो डी ब्लॉक से निकली, 57 से निकला है, लैंथेनम, सीरियम, प्रोसिडियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, यूरोपियम, लैंथेनम, सीरियम, प्रोसिडियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, यूरोपियम, गैडोनियम, टर्बियम, डिस्प्रोमियम, टर्बियम, ल्यूटेशियम। ये है सीने पर नदियां प्रेम की समाई हो, गदगद तब्दील हुआ, अरे तुम अब ले आई। पढ़ाऊंगा तो उसको डिस्कस करूंगा, पूरा ट्रिक पे चलेगा, पूरा इनऑर्गेनिक ट्रिक पे चलेगा। तो ये पूरी सीरीज पाई जाती है। मोनोजाइट सैंड से इसको ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, हमने आईआईटी दिल्ली में इसको पूरा वो सेक्टर देखा है कि कैसे 14 एलिमेंट्स को अलग अलग मेजर करते हैं। उसके बाद लैंथेनम सीरीज के बाद में है एक्टिनम सीरीज, ये मैनमेड सीरीज है। इसमें लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड्स स्पेक्ट्रा और इसके कंपाउंड्स और इसके भी कंपाउंड्स और बेरियम से रिएक्टिविटी, ये सारी चीजें अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आपके एग्जाम के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। एनी डाउट डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स? यस सर। क्या है डीएन या ब्लॉक में सर ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड्स यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे 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 ऐसे, ये 14 एलिमेंट्स हैं। जी सर। तो अब ये मान लीजिए कि ये 0.14 थे, 0.13 हो गया, 0.12 हो गया, 0.11, 0.10, 0.1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4। तो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.10 का आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी। तो ये 0.10 का जो आ रहा है, ये क्या बता रहा है? यही बता रहा है कि इसमें जो इसमें 0.10 इंटू 0.1 का आ रहा है, तो 0.1 इंटू 14 इक्वल टू 0.14 एंगस्ट्रॉन। तो बहुत कम, मतलब इनकी साइज तो घटती है लेकिन बहुत कम सिकुड़ता हुआ। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, ये सिकुड़ते तो हैं लेकिन जैसे 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 राइट की तरफ बढ़ते जाते बहुत कम सिकुड़ते, ये बताता लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से ये हो गया। इसके बाद में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन में क्या आता है जो आपको पढ़ना है, सर्जरी करना है, जिसकी पोस्टमार्टम हो रही है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सबसे पहले है लिगेंड्स। क्या है? टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, एम्बी डेंटेट लिगेंड्स और हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। तो लिगेंड्स के बारे में पढ़ लेंगे। फिर आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। किसी कंपाउंड में दोनों पाई जाती है तो कितनी होंगी? 3 हो जाएंगी, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आपकी होती है सिस ट्रांस और ऑप्टिकल जो हमारी होती है
ये ऑप्टिकल में जो सिस वाला होता है वो तो ऑप्टिकल शो करता है, लेकिन ट्रांस वाला ऑप्टिकल शो नहीं करता है। तो इसलिए टोटल 3 पाई जाएंगी टोटल, क्योंकि 2 यहाँ पर हो गई, एक इसमें 3 हो गई। तो ये क्वेश्चन से पूछा जाता है। इसी में है आपका फेशियल मेरिडोनियल, खूब पूछा जाता है। इसके बाद इसमें थियरीज है, वार्नर थियरी, वार्नर थ्योरी, वायलेंस बांड थ्योरी। थियरीज में अजम्पशंस हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। डी ऑर्बिटल्स के शेप कैसे होते हैं, उन्हीं शेप के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक की फीलिंग होती है। फीलिंग जैसे ही होगी वैसे ही उनकी एनर्जी आएगी, जिसको सीएफटी बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये सब डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विद इन 2 मंथ्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने बाकी जो महीने थे वो आराम से सो के खेल कूद के एंजॉय कर लिया। 2 महीने लग के पढ़ लो, हो गया। सर ये लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं? लिगेंड्स हमारे स्पेशली 2 तरीके के होते हैं। एक तो सिंपल लिगेंड्स होता है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अगर लिगेंड्स एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसी भी मेटल को, कोई मेटल है, मेटल को लिगेंड्स क्या होते हैं, इस मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है जी, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, ऐसे तो ऐसे देता है, ठीक जी, तो लिगेंड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होते हैं, और मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी भी हो सकती है, होता भी है। ये होता है सेठ। ये क्या होते हैं? सेठ। इसको सेठ मान लीजिए या बैंक मान लीजिए जी, और ये ग्राहक हो गए। तो ग्राहक क्या करता है, सेठ के पास जाएगा तो अपना पैसा जमा कर देगा, और इसके बाद पैसा पहले से भी है और पैसा है, इसको अगर जरूरत पड़ी तो वापस कर दिया ऐसे। तो मेटल्स हैविंग ड्यूल कैरेक्टर, आइदर they can accept electron from the ligands or they can donate to the ligand, they donate electron to the ligands as per requirement. Any question? नो सर। Okay. तो ligands यहाँ पर एम्बीडेंटेंट पूछा जाता है, हेक्साडेंटेंट पूछा जाता है, और आइसोमेरिज्म में फेशियल मेरिडोनियल पूछी जाती है। वार्नर थियरी में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी होती है। बीबीटी पर आपका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाता है, और सीएफटी पर एनर्जी पूछी जाती है। इसके बाद आता है कार्बोनिल्स। कार्बोनिल्स में मेटल कार्बोनिल्स हैं। मेटल कार्बोनिल में प्राइमरी कार्बोनिल्स हैं, सेकेंडरी हैं और टर्सरी हैं। FeCO5, NiCO4, Fe2CO3, Fe3CO12 ये सब हैं। MnCO5, Mn2CO10। तो ये कार्बोनिल्स हैं। कार्बोनिल्स क्यों हैं, कार्बोनिल की स्टेबिलिटी क्यों है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है, बहुत सारी केमिस्ट्री कार्बोनिल्स की। और यहाँ पर जो मेटल होता है और ये कार्बोनिल होता है, तो इसके बीच में ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको वापस करता है। अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो इस मेटल को दे देगा। तो मेटल के ऑर्बिटल्स में कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये इस तरीके समझिए कि जैसे आप अपने ननिहाल जाते हैं या गुरुजी आपके घर आते हैं तो कुछ पैसे, कुछ गिफ्ट आपके घर वालों को देते हैं। उसके बाद जब सुबह जाने लगते हैं तो जितना देते हैं उसका विद इन नाइट, विद इन ओवर डे 10-15% इंक्रीज करके उनको वापस मिल जाता है। तो ये यहाँ पर मेटल कार्बोनाइल्स में सिग्मा पाई, पहले ये सिग्मा डोनर होता है, कार्बोनाइल सिग्मा डोनेट करता है और पाई एक्सेप्टर होता है। तो इसीलिए कार्बोनिल को सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर भी कहते हैं। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर। और इस इफेक्ट को बोलते हैं सिनर्जेटिक इफेक्ट। खूब पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका तो जर्रा जर्रा इंपॉर्टेंट है, इस पे रिसर्च बहुत सारा हो रहा है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्लोरोफिल आपका जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल है। जी क्लोरोफिल, जी हरित हरित लवक, जी क्लोरोफिल है। विटामिन B12 की बात करते हैं, वो भी यहीं से बन के आता है। जी हीमोग्लोबिन भी, जी और क्या, ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आती हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो आपकी बॉडी में मेटल कैसे बिहेव करते हैं, बॉडी में कैसे लिगेंड चलते हैं। तो ये बॉडी में वैसे तो ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक मेटल्स की जैसे ही कमी होती है बॉडी तुरंत डैमेज कर जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। कलर कैसे आता है, कलर क्यों आता है, मेटल कौन सा होता है, कोबाल्ट मेटल का क्या यूज है, इन सब सारी चीज़ों को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं वो हमने सर्जरी कर दी है कि इन सब चीज़ों को आपको एक रिवीजन करते रहना है इस अपने नवंबर में, दिसंबर में, और जनवरी में हम एग्जाम में के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, है ना जी। तो अब हम लास्ट पढ़ेंगे ऑर्गेनिक का। और ऑर्गेनिक के बाद तो ऑर्गेनिक पार्ट्स में क्या क्या सिलेबस में सीबीएसई ने दे रखा है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ऑर्गेनिक पार्ट्स को अच्छे से समझिए, ऑर्गेनिक पार्ट्स कहाँ से स्टार्ट होता है और क्या क्या चीजें ऑर्गेनिक पार्ट्स में आती है। तो ऑर्गेनिक, क्योंकि नाम ही मेरा ऑर्गेनिक बाबा है, तो ऑर्गेनिक बेसिकली 10th क्लास से स्टार्ट होती है। 10th क्लास से स्टार्ट होती है, कार्बन एंड कंपाउंड से। इसके बेसिक्स को देख लेना है। उसके बाद में 11th में आती है GOC, ये भी आपको पढ़ना है। GOC 11th में GOC पढ़ना है। और GOC जैसे ही खत्म कर लेते हैं उसके बाद में एल्कीन्स को थोड़ा पढ़ के फिर आप आ जाते हैं 12th में, एंट्री कर जाते हैं। तो 12th के सिलेबस में जो बात किया है, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। ये सारी चीजें डरिएगा नहीं, ये हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, या अपलोड हम करेंगे, इसके लिए परेशान मत होइएगा। ये बेस हम देंगे, प्लस ये करके तब आपको यहाँ तक आना है। तो ये हम सारे वीडियो बनाएंगे और आपको भेजेंगे, और सारे अपडेट वीडियो होंगे, सब रिसेंटली आएगा, इसलिए डरना नहीं। सिर्फ 15-20 मिनट हमारे चैनल पे आना है, और समझ में आए तो पढ़ना, नहीं समझ में आए तो सुनना है, लेकिन आते रहना है, ठीक है? समझ में आएगा, वादा है मेरा। अब बात करते हैं हैलो एल्केन हैलो एरीन्स में। इसमें SN1 रिएक्शन खूब पूछा जाता है, SN2 रिएक्शन खूब पूछा जाता है। एक नया रिएक्शन पूछा जाएगा जो बुक में दिया नहीं है लेकिन आएगा। मेरी तो बात हो गई, SNI रिएक्शन। NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, मार्कोनी कॉब रूल, इसी में लगा दीजिए एंटी मार्कोनी कॉब रूल। एंटी मार्कोनी कॉब रूल, इसी को खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, ये पूछा जाता है। इसके बाद में एलिमिनेशन रिएक्शन, कैसा कैसा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन और गामा। बीटा आपके एग्जाम में है, अल्फा भी है, तो अल्फा बीटा में से क्वेश्चन बनेगा। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनके ऑर्डर पे पूछता है, और इसके बाद में क्वेश्चन मार्कोनी का पे पूछता है, और बीटा एलिमिनेशन पे पूछता है। तो ये सब हॉट टॉपिक हैं जो बार बार आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। आप नीट का भी एग्जाम देंगे, आप IIT का भी एग्जाम देंगे, तो यही क्वेश्चन जो मैं यहाँ बता रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट से पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस भी क्या क्या हैं जब मैं सिलेबस तक कवर कर लूंगा, उसके बाद में हर एक चैप्टर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 10 प्रीवियस ईयर, 10 कैसे आ सकते हैं, 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं डेली कराऊंगा। जुड़े रहिए, हर रात ठीक 8 बजे सोने से पहले एक बार मेरे चैनल को जरूर देखें।
15 से 20 मिनट लोगों को शेयर करें और पढ़ें केमिस्ट्री, सीखें केमिस्ट्री, एंजॉय करें। इसके बाद में हेलो एल्केन्स, हेलो एलिन, इसके बाद आता है एल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर। बहुत बढ़िया चैप्टर है। एल्कोहल के फॉर्मेशन पूछे जाते हैं। एल्कोहल्स के फॉर्मेशन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा लिख लिख के याद करने होंगे। डिहाइड्रेशन पूछा जाता है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, और फिनॉल है इसमें, फिनॉल की एसिडिटी पूछी जाती है। वेरी हॉट टॉपिक, अभी तक का सबसे हॉट टॉपिक, वाइबा का हॉट टॉपिक है ये, वाइबा में पूछा जाता है। इसके बाद में रीमर टीमर, इसके बिना कभी पेपर बनता ही नहीं। रीमर टीमर, इसको तो पढ़ लेना भैया, इसका इंटरमीडिएट पूछ लेता है, कार्बीन होता है। इसमें ये भी पूछ लेता है क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक जी। तो ये सब चीजें पढ़ते रहना है। इसके बाद में चैप्टर आता है आपका ईथर्स में, ईथर्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस है, नेम रिएक्शंस है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। जब हेलो एल्केन्स, जब आप 10th का पढ़ लेंगे, 11th का पढ़ लेंगे, हेलो एल्कीन हेलो एरीन्स पढ़ लेंगे, अल्कोहल फिनाल ईथर पढ़ लेंगे, तब कन्वर्जन के क्वेश्चंस आप करने के लायक बनेंगे। तो कन्वर्जन पढ़ने के लिए आपको पूरा करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज याद रखना, फिजिकल का कोई इंडिविजुअल चैप्टर उठाइए तो दिन में आप खत्म कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं। इनऑर्गेनिक में भी यही बात है, लेकिन ऑर्गेनिक में जब भी पढ़िए तो स्टार्टिंग से पढ़िए और लास्ट तक जब तक पढ़ ना लीजिए तब तक छोड़िए नहीं। जी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और तभी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन के कन्वर्जन आपसे बनेंगे। नेम्ड रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और टेस्ट, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, सब कुछ कर लेने के बाद जब सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं तब एसिडिटी बेसिसिटी के बाद आता है कन्वर्जन। और व्हाट हैपेंड व्हेन में इंडिया के 99% बच्चे फ्लॉप हो जाते हैं, और वो वही सीख पाता है जो ऑर्गेनिक बाबा के चैनल पे आता है, विश्वास करता है। तो आओ ना, सीखो ना, सिखा देंगे, बता देंगे, और ऑर्गेनिक में झंडा गाड़ के दिखाएंगे। ऑर्गेनिक में झंडा गाड़ेंगे, लगे रहो। आ गया है आपका भाई। तो अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और ईथर। मार्क्स के बारे में अगर हम बात करें, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, ये 6 मार्क्स का था, पूछा गया था, 6 मार्क्स इसका वेटेज है। इसका भी 6 मार्क्स वेटेज है, और इसका भी एल्डिहाइड कीटोन्स का जो है ये 9 मार्क्स का वेटेज है। इसका ये थोड़ा बड़ा वेटेज है, 9 मार्क्स का वेटेज है, बड़ा चैप्टर है, और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सब पढ़ते हैं। देखिए कीटोन, बीच में ऐसे कीटोन बना लीजिए। ईथर, ROR को बोलते हैं ईथर, और एल्डिहाइड को इसी में क्या करना है, H लगा देना है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में इसी में OH लगा देना है। तो कीटोन इसको बोलते हैं, ये ग्रुप होता है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में हाइड्रोजन लग गया तो क्या हो गया, एल्डिहाइड। कार्बोनिल ग्रुप में OH लग गया तो क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। और सिंपल आपका अल्कोहल में सिंपल OH था, अभी हम पढ़ रहे थे। तो इस तरीके से एक फैमिली है, और इसी में CO में OR लगा दें, एस्टर हो जाता है, एस्टर हो जाता है जी।
तो ये सब चीजें याद रखना है। इसी में हाईलाइट लगा दें, कार्बोनिल हाईलाइट हो जाता है। बट आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में 1 2 3 पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, इनकी रिएक्टिविटी पूछ ली जाती। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें रिडक्शंस खूब दिए गए हैं। रिडक्शंस, रोजनमुंड रिडक्शन, स्टीफन, ठीक है, स्टीफन, रोजनमुंड रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, और इसके बाद में आता है क्लीमेंसन, क्लीमेंसन, ये रिडक्शंस हैं। ऑक्सीडेशंस इसमें हैं। ये सब हर साल पूछे जाते हैं, पर ईयर आता है। ये ऐसे गेस्ट हैं जिसके बिना कोई कार्यक्रम नहीं होता है। अरे भाई, आपके यहाँ वार्षिक परीक्षा होती है जी, एनुअल फंक्शन होता है जी, एनुअल फंक्शन में डीएम, एसडीएम, एसओ साहब पहले ही गाड़ी पहुंच जाएगी। जी, अरे ऐसे ही एग्जाम में ये सब पहुंच जाते हैं पहले ही। जी, इनकी पहले ही बैच इनको लगा के खड़ा कर दिया जाता है। जी, तो ये भाई, इसको नहीं सीखोगे तो क्या सीखोगे? इटार्ड रिएक्शन नेट में आ गया इस बार, इटार्ड रिएक्शन। और इटार्ड के बाद में एल्डाल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन, ठीक है। और इसके बाद में गाटर मैनन कोच रिएक्शन, टेस्ट कुछ है, फेहलिंग टेस्ट, हैलोफॉर्म टेस्ट, हैलोफॉर्म टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, और एसिड में HBZ रिएक्शन है, हेलबेलेजेस्की रिएक्शन है, क्लोरीन लग जाता है एसिड के अल्फा पोजीशन पर। तो इस तरीके से ये जो टेस्ट यहाँ पर दिए हुए, टॉलेन टेस्ट, हैलोफॉर्म टेस्ट, ये आपके किस में पूछे जाते हैं? प्रैक्टिकल एग्जाम में। जी, तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम भी कवर करता है एल्डिहाइड कीटोन्स और ईथर्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। जी, और इसमें सबसे खास बात यह है कि ये रिडक्शंस और ऑक्सीडेशंस कन्वर्जन में यूज होते हैं। और आपका इटार्ड रिएक्शंस है, इसी में आपका एल्डाल है, इसी में आपका एल्डाल, क्रॉस एल्डाल है। तो ये सब चीजें, बेंजोइन कंडेंसेशन है, तो कैनिजारो रिएक्शन है, इसी में एक है कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो, इसको हम लोग पढ़ते थे जी जारो रिएक्शन, जिया जारो, मेरा जिया जारो रिएक्शन, जिसमें अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं। तो समझ में आ रहा है चीजें? यस सर। ओके, के ही पार्ट्स में हम आगे बढ़ते हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो डिस्कस कर रहे हैं, इसी में एमीन्स के टर्म्स में एमीन्स की बेसिसिटी पूछी जाती, वो भी एक्वस और एसिडिक मीडियम में, एक्वस और एसिडिक मीडियम में। और इसके बाद में पूछा जाता है हाफमैन ब्रोमाइड मेथड, हाफमैन ब्रोमाइड मेथड पूछा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है। गैब्रिएल थैलामाइड मेथड, ठीक है। एक और रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन, ये फर्स्ट चैप्टर हैलो एल्केन्स हैलो एरीन्स में भी पूछा जाता है। सैंडमेयर रिएक्शंस के बिना भी पेपर नहीं बनता है, ये अच्छे से पढ़ लेना। 10 बार लगातार पूछा गया है, 10 बार ये भी लगातार पूछा गया है, ये भी 10 बार लगातार पूछा गया है। ये सब जो मैं लिख रहा हूं ये हर बार पूछे जाते हैं। अब भाई, दूल्हे के बिना बारात जाती क्या? शहबाला के बिना बारात जाती क्या? हाँ, नहीं जाएगी। और ये भी आप जानते हैं समधी के बिना भी बारात नहीं जाएगी। तो ये सब दूल्हा सहबाला समधी हैं, एग्जाम में सब बुलाए ही जाते हैं।
इसके बाद सेंडमेयर के बाद में आता है जो, वो है गाटरमैन कोच कार्वेलिमीन टेस्ट। कार्वेलिमीन टेस्ट, ये बेटा इसके बिना पेपर नहीं बनता, ये भी हर साल पूछा जाता है। तो अमीन्स को अच्छे से पढ़िए, अमीन्स को समझिए, बहुत छोटा सा चैप्टर है, स्कोरिंग है 7 मार्क्स का, ये भी है। इसके बाद में लास्ट आपका है बायोमॉलिक्यूल्स, जिस पर बायोलॉजी वाले बच्चे बहुत खुश रहते हैं, बायोलॉजी वाली लड़कियां बहुत खुश रहती हैं जी इस पे। वो तो कहती हैं तो हमारा पढ़ा हुआ है जी, अरे लेकिन जब पेपर आता है तो कहती हैं वो बायोमॉलिक्यूल गड़बड़ हो गया जी, उससे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुमने 11th में कहा कि हमने 11th में पढ़ लिया है। 11th में पढ़ा तो फिर रिवीजन किया नहीं किया? आप एक बार कहीं गए तो आपका रिश्तेदारी हो गया क्या? नहीं सर, अब फोन पे बात कर लिए तो आपका पक्का रिश्ता हो गया क्या? बिल्कुल नहीं सर। तो गलत फहमी मत रहना। यहाँ आप बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तब कहीं जाके बॉन्डिंग बनेगी। तो बायोमॉलिक्यूल्स में थोड़ी सी बायोलॉजी तो है। ग्लूकोज से शुरू करता है ये। ग्लूकोज के रिएक्शंस हैं, ठीक है, रिडक्शंस, ऑक्सीडेशंस और एसिड के साथ रिएक्शंस, ये ग्लूकोज के कुछ रिएक्शंस हैं। ग्लूकोज का एक भाई और है, थोड़ा पगलेट टाइप का है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के भी यही रिएक्शंस हैं, रिडक्शंस, ऑक्सीडेशंस। इसके बाद में प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स और सेकेंडरी और टर्सरी प्रोटीन्स में सल्फर सल्फर बॉन्ड कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है, इसीलिए मैं वही चीज लिख रहा हूं, ठीक है। विटामिन की डिफिशियंसी पर, विटामिन की डिफिशियंसी पर, विटामिन सी की कमी से क्या होता है बताओ? कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? अवसादग्रस्त हो जाता है व्यक्ति। जी जी, ठीक है जी। तो ये सब विटामिन के जो चार्ट हैं, इन चार्ट्स को अच्छे से पढ़िए, सोर्स क्या है। उसके बाद में जो है बायोमॉलिक्यूल्स में ही आपके जो है प्रोटीन्स के बारे में बताया गया है। प्रोटीन्स एसेंशियल और नॉन एसेंशियल्स होते हैं। पहला जो है ग्लाइसिन पहला वाला है, तो कौन सा? कायरल प्रोटीन्स है। पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में बताया गया है, ब्रेकिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स, एसेंशियल नॉन एसेंशियल्स प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, इमिडाजोल रिंग किसमें पाई जाती है। तो इस तरीके से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी डिस्कस हो गई। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के एक एक पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब सबसे अच्छी बात यह है, देखो इस साल आपका सिलेबस कम हुआ है, बहुत खुश होना, लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सिलेबस कम हुआ, सिलेबस ज्यादा था, तो पेपर बनाने वाले के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ज्यादा थे जी। तो चॉइस कम हो गया, सॉल्यूशन के पहले वाला सॉलिड स्टेट डिलीट हो गया, चला गया, जी सर। पी ब्लॉक चला गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन पेपर बनता था। तो अब जब आपके क्वेश्चन कम हो गए तो एक रूल यहां पर चल गया, उस रूल को बोलते हैं 60-40 रूल, फॉलो करना होता है इसको पेपर में। 60-40 रूल क्या होता है? 60-40 यानी 60-40 की बात अगर हम करें तो ये दोनों मिलके 100 हो गया, 100%। जी सर। और ये 60% या ये 40%। तो भैया पढ़ाया तो जाता है 100%, लेकिन अगर बच्चे को पास करना है तो इम्पोर्टेंट 40% भी पढ़ ले अगर, तो भी वो 50 मार्क्स पा जाएगा आराम से, पास तो हो जाएगा।
वो मैं एक दिन बताऊंगा कि वो 40 मार्क्स कौन कौन से हैं जिनको आसानी से आप निकाल सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए जो वीक स्टूडेंट, लेकिन जो इन 60 को भी अच्छे से पढ़ ले और 40 को दोनों को पढ़ ले तो 100% हो गया, यानी 70 मार्क्स आ गए। और 30 मार्क्स तो प्रैक्टिकल में मिलेगा तब जब आपका वाइवा अच्छा जाएगा और फाइल अच्छी जाएगी और प्रैक्टिकल अच्छे से करोगे तब। तो 100 में 100। अब इतना अगर आप जान जाओगे, चीज़ों को बताओगे, तो वो आपको 30 में 30 देगा, आपके साथ गलत नहीं करेगा। आप पढ़ के जाओगे तो गलत नहीं कर सकता। किताब जहाँ तक पढ़ने की बात है, मैं कहता हूँ कि ये वाली किताब एग्जाम्पलर है, NCERT एग्जाम्पलर है। इसको आप पढ़िए, इसके क्वेश्चंस को करिए। और ये आपकी NCERT है, इसको पढ़िए। ये आला जी, बाला जी, ताला जी, माला जी, खाला जी, ये हर जगह जगह लोग लिखना शुरू कर दिए। मैं विरोध तो नहीं करता हूं, लेकिन एक चीज बिल्कुल बताता हूं कि ये जो प्रदीप, मनदीप, संजीत, ये राजीव और ये क्या क्या साहब, जो कोई पाया वही लिखना शुरू कर दिया। इतने ज्ञानी हो गए, इतने तुलसीदास हो गए, इतने वाल्मीकि हो गए। अब बच्चा कंफ्यूज किया जा रहा है, हम क्या पढ़े क्या छोड़े। 40-40 प्रकाशन से छाप दे रहे हैं। एक ही चीज है, एक ही चीज को बार बार कहा है। और राम, तुलसी के राम को पढ़िए, कितना अच्छा लगता है। और वही गांधी के राम को पढ़ के देख लीजिए, दोनों में अंतर है। तुलसी के राम जो है क्या सिखाते हैं, अब गांधी के राम क्या सिखाते हैं। इसीलिए अगर तुलसी के राम को पढ़ना है, यानी सिलेबस को सही तरीके से पढ़ना है, तो आपको NCERT पढ़ना है। और गांधी के राम को पढ़ना है तो फिर आप अपना गांधी खर्च कीजिए। अब मन में आंधी रखिए, पागलों की तरह कोचिंग, यहाँ वहाँ इधर उधर उधर इधर भटक नारायण बनते हुए टहलते रहिए। इतनी किताबें इकट्ठा कर लीजिए और इतना क्वेश्चन और सब वो मिस प्रिंटिंग और वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उस पर कभी बाद में बात करूँगा। हालांकि मैं किसी पब्लिशर का बुराई नहीं करता हूँ, ये डिस्क्लेम नहीं करता हूँ, बट मैं NCERT को ही प्रेफर करता हूँ। और NCERT के एग्जाम्पलर और NCERT की बुक्स और फॉरेन ऑथर्स में कुछ बुक्स हैं, जैसे आपकी क्लेडन है, कैरूथर्स है और हुई है, और आपकी जो है अटसिलो और अटकिंस है। क्योंकि मैं नेट लेवल से लेकर के और बेसिक लेवल तक पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं ये गली कूचे वाले राइटर्स जो हैं, मैं इनसे क्षमा चाहता हूँ, मैं इनको प्रेफर नहीं करता हूँ। ये अपना लिखे हैं, अपना पढ़ें, लेकिन हमारे देश को सही डायरेक्शन दें जिससे देश का भला हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भारत। लास्ट में सबके